गुड मॉर्निंग बालकों, कैसे हो बेटा? अच्छे हो? अच्छी बात है। देखो बेटा, अपने 5वां लेसन चल रहा था, लोकतांत्रिक राजनीति भाग 2, लेसन 5वां। और अपना जो पॉइंट चल रहा था, प्रकरण चल रहा था, वो था आपके बोलविया का जल चलेगा। आज पिछले कालांश में हमने जो प्रकरण पढ़ा था वो था आपके नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना। तो देखो बेटा, नेपाल, चाहे आपने 9th क्लास में पोलैंड में लोकतंत्र की कथा हो, दोनों ही जो कथाएं हैं आपके नेपाल की और पोलैंड की, ये कथाएं लोकतंत्र की स्थापना अथवा लोकतंत्र के पुनरुद्धार की बातों को प्रकट करती है, स्पष्ट करती है, हमारे सामने रखती है। लेकिन जन संघर्ष की जो भूमिका है लोकतंत्र की स्थापना के साथ खत्म नहीं होती है कि लोकतंत्र की स्थापना हो गई तो जन संघर्ष की भूमिका है वो समाप्त हो गई, ऐसा नहीं है। लोकतंत्र की में जन संघर्ष हमेशा चलते रहते हैं। यूँ मानिए कि जन संघर्षों के माध्यम से ही लोकतंत्र का विकास होता है, लोकतंत्र की जड़ें मजबूत होती है, लोकतंत्र जो है गहराई में जाता है या गहराई प्राप्त कर पाता है। तो जन संघर्षों का और लोकतंत्र का गहरा रिश्ता है। लेकिन जन संघर्ष की जो भूमिका है, मैंने बताया अभी कि भाई जो है लोकतंत्र की स्थापना के साथ खत्म नहीं होती है। अगर हम जन संघर्ष का एक दूसरा उदाहरण देखें तो बोलिविया जो है कि बोलिविया, कौन सा? बोलिविया जो देश है, उसमें लोगों ने पानी के निजीकरण के खिलाफ जन संघर्ष किया। पानी का निजीकरण, पानी का निजीकरण का मतलब क्या है कि जो पानी सप्लाई करते हैं गांव में, शहरों में, तो वहां पर जो है आपके बोलिविया के एक शहर में जल सप्लाई करने का कार्य नगर पालिका द्वारा किया जाता था। लेकिन विश्व बैंक के दबाव में जो है आपके आकर के वहां की सरकार ने उस शहर में पानी का वितरण करने, पानी की सप्लाई करने का कार्य निजी कंपनी को दे दिया, विदेशी कंपनी को दे दिया। तो उसके खिलाफ आपके ये आंदोलन हुआ। तो निजी का मतलब होता है कोई सरकारी क्षेत्र में ना होकर के प्राइवेट क्षेत्र में दे देना। किसी निजी समूह को, निजी कंपनी को, निजी लोगों को अगर कोई कार्य दे दिया जाता है तो उसको कहते हैं निजीकरण करना। अगर सरकार के कर्मचारी या सरकार जो आपके सरकारी संस्था या सरकारी संगठन या सरकारी कर्मचारी कोई कार्य करते हैं तो उसको सार्वजनिक कहते हैं। तो यहाँ पर निजीकरण किया गया पानी का। तो इस निजीकरण के खिलाफ जो है यहाँ की जो जनता है उसने एक सफल संघर्ष किया। इस संघर्ष से पता चलता है कि लोकतंत्र की जीवंतता यानी जीवित रहना, बने रहना। लोकतंत्र की जीवंतता का मतलब क्या है कि लोकतंत्र का बने रहना, लोकतंत्र का जीवंत रहना, ये जन संघर्ष का अंदरूनी रिश्ता है। यानी लोकतंत्र की जीवंतता और जन संघर्ष, इनका दोनों का अंदरूनी रिश्ता है, आपसी रिश्ता है, गहरा रिश्ता है। गहरे तौर पर ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जन संघर्ष ही लोकतंत्र को क्या करते हैं? जीवंत बनाए रखते हैं, संचालित करते रहते हैं। तो बोलिविया की बात करें तो बोलिविया देखो आपके बोलिविया लातीन अमेरिका, लातीन अमेरिका का जो है आपके देश है लातीन ही है, लातीन अमेरिका। ये तीसरी दुनिया में आता है। तीसरी दुनिया के देशों में आता है। दक्षिणी अमेरिका का है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। तो दक्षिणी अमेरिका में जो है आपके है ये लातीन अमेरिका में आता है और ये गरीब देश है, इसलिए इसको लातीन अमेरिका कहा जाता है। दक्षिणी अमेरिका के में ज्यादातर देश गरीब है, तो गरीब देशों को लातीन अमेरिका या तीसरी दुनिया के देश कहा जाता है। जो यूं कहें कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जो देश आजाद हुए, स्वतंत्र हुए, चाहे वो एशिया महाद्वीप में हो, चाहे अफ्रीका महाद्वीप में हो, चाहे आपके जो आपके उत्तरी अमेरिका या दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में हो, उन देशों को जो है आपके तीसरी दुनिया के देश कहा जाता है। क्योंकि ये देश अभी भी क्या कर रहे हैं? गरीबी से जूझ रहे हैं, अपना विकास कर रहे हैं। ये विकसित देश नहीं है, तो ये विकास कर रहे हैं देश, इसलिए इनको तीसरी दुनिया के देश कहा जाता है। तो देश गरीब है, पिछड़े हुए हैं, विकास कर रहे हैं, जहाँ की अर्थव्यवस्था विकसित नहीं है, वो तीसरी दुनिया में आते हैं।
तो ये लातीन अमेरिका जो आपके लातीन अमेरिका का देश है कौन, बोलिविया, जो तीसरी दुनिया में आता है, तीसरी दुनिया के देशों में आता है। जो मैंने बता दिया कि लातीन अमेरिका का है, इसका मतलब ये हो गया कि ये गरीब देश है। तीसरी दुनिया का नाम लेते ही समझ आना चाहिए कि ये गरीब देशों में आता है। तो ये भी जो है आपके बोलिविया भी एक गरीब देश है। विश्व बैंक एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, विश्व स्तरीय संस्था है, और ये विश्व बैंक जो है आपके विश्व बैंक ये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, विश्व स्तर की संस्था है, अमीर देशों की संस्था है। अमीर देशों ने अपने हितों को साधने के लिए इसको बना रखा है। ये विश्व बैंक क्या करता है, गरीब देशों को आर्थिक सहायता देता है, धन उपलब्ध कराता है, पैसा उपलब्ध कराता है, और फिर इन देशों के साथ में पैसे के बदले में ऐसी शर्तें रखता है कि अमीर देशों का लाभ हो। तो यहाँ पर बोलिविया ने भी जो है विश्व बैंक से आर्थिक सहायता ली। तो विश्व बैंक ने बोलिविया के साथ शर्त रखी कि आप पानी का निजीकरण कर दें। जो भी शर्तें थी उनमें एक शर्त क्या थी, पानी के निजीकरण की थी। तो इस विश्व बैंक ने दबाव बनाया इस पर कि आपको पैसा उधार इसीलिए दिया जाएगा जब आप यहाँ पर जो है पानी का निजीकरण करेंगे। तो उन शर्तों में आपकी एक शर्त पानी के निजीकरण की भी थी। तो विश्व बैंक के दबाव में आकर के जो है आपके बोलिविया की सरकार ने नगर पालिका द्वारा जो पानी की सप्लाई की जा रही थी उस जलापूर्ति को जो है एक प्राइवेट निजी कंपनी को दे दिया। निजी कंपनी को दे दिया। कौन से शहर में, कोचबंबा शहर में। शहर का नाम क्या था, कोचबंबा। कोचबंबा। इस शहर में जो आपके पानी की सप्लाई कौन कर रही थी, पहले जो आपके नगर निगम कर रही थी, इसकी नगर निगम, फिर किसको दे दिया, निजी कंपनी को। पानी का ठेका क्या दिया गया, पानी की सप्लाई की बात है, पानी की जलापूर्ति आपूर्ति। जल की आपूर्ति कौन से शहर में, कोचबंबा शहर में नगर निगम कर रही थी। लेकिन विश्व बैंक के दबाव में आकर के यहाँ की सरकार ने ये जलापूर्ति किसको दे दी, निजी कंपनी को दे दी। तो निजीकरण हो गया, यहाँ पर कंपनी जल की आपूर्ति करने लग गई। अब आप जानते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियां लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से काम करती है। इस कंपनी ने भी लाभ प्राप्त करने के लिए क्या करना शुरू कर दिया, आनंद फानन में नहीं, जल्दीबाजी में पानी की कीमतें बढ़ाना शुरू कर दिया। परिणाम ये हुआ कि थोड़े ही समय में कंपनी ने जल की आपूर्ति की जो कीमतें हैं वो 4 गुना तक बढ़ा दी। 4 गुना बढ़ा दी, यानी कि जिसके जल का बिल पहले जो है आपके 50 रुपये आ रहा था, अब 200 रुपये हो गया। जिसके 250 रुपये आ रहा था, अब 1000 रुपये हो गया। अब आप सोचिए कि यहाँ के जो लोग हैं वो गरीब है और पानी की कीमत 4 गुना बढ़ गई, तो वो अपना जीवन कैसे जिएंगे। यानी कि बोलिविया के लोगों की औसत आय निकाली जाए तो औसत आय कितनी है, एक जो आपके 5000 रुपये है। बोलिविया के आम लोगों की, साधारण लोगों की, है ना, आम आदमी की, जो आपके आम आदमी की आय, औसत आय का औसत कितना है, आपके आय का औसत है 5000 रुपये। औसत राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, औसत बराबर राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। अर्थात जो आपके किसी शहर की के जो कुल कार्य करता है, कुल श्रम है, कुल उत्पादकता है, तो यहाँ पर कुल श्रम है, उस कुल श्रम की आय को जोड़ करके और उन्हें श्रमिकों की जो संख्या है उसका भाग दे दिया तो औसत आय आ जाएगी सबकी। तो कुल आमदनी में आमदनी जो कमाने वाले लोग हैं उनकी संख्या का भाग देते हैं तो औसत आ जाता है। तो औसत आय यहाँ पर 5000 है। अब आप सोचो 5000 रुपये जिसकी आय है महीने की, वो 1000 रुपये को क्या कर रहा है, जल में ही दे रहा है, जल आपूर्ति की दे रहा है। शेष क्या बचा उसके पास में, शेष 4000 रुपये बचे।
5 में से 1000 गए तो बचे शेष 4000 बचे। 4000 रुपये में क्या क्या करें? बच्चों की को शिक्षा दिलाए, अपने भोजन की व्यवस्था करें, जो आपके ऊर्जा संसाधन जलाने के उनका उपयोग वो लाए, बिजली का बिल भरे, क्या क्या कार्य करें। तो ऐसी स्थिति में ये हुआ है कि इनका जो आपके बजट था वो ही गड़बड़ा गया। किनका? बोलिविया के लोगों का बजट गड़बड़ा गया। क्यों गड़बड़ा गया? क्योंकि जो भी व्यवस्था वो अपने बजट को जिस रूप में भी पहले बना रखा था, नियोजित कर रखा था, अब उसमें क्या हो गया? जल में 4 गुना वृद्धि हो गई, जल की कीमतों में। तो जो व्यवस्था उन्होंने बजट में बना रखी थी उसमें से ज्यादा पैसा जल में जाने लग गया, इसलिए अन्य वस्तुएं खरीदने में वो असमर्थ हो गए। तो ऐसे में उनका बजट गड़बड़ा गया। अब देखो आपके परिणाम क्या हुआ इसका? परिणाम ये हुआ कि जो आपके एक स्वतःस्फूर्त जन संघर्ष भड़क उठा। ये सारी बातें हुई और जनता के सामने आपके रोजमर्रा की वस्तुएं खरीदने की समस्या उत्पन्न हो गई। तो ऐसे में जनता परेशान होकर के आंदोलन के लिए विवश हो गई, क्योंकि जनता ने देखा कि हमारा बजट गड़बड़ाने का प्रमुख कारण जल की कीमतों में तेजी से वृद्धि होना है, और अगर ऐसे ही वृद्धि होती गई तो आने वाले कुछ समय में तो जो है आपके इनकी कीमतें और भी बढ़ जाएगी। तो जनता ने स्वतःस्फूर्त का मतलब जनता स्वयं ही संगठित हुई, स्वयं ही आंदोलन के लिए प्रेरित हुई, आगे आई। इसको स्वतःस्फूर्त कहते हैं। तो इस प्रकार जो आपके स्वतःस्फूर्त आंदोलन भड़क उठा। कब उठा? जनवरी 2000 में। कब की बात है? जनवरी 2000 की बात है। इस आंदोलन में कौन कौन सम्मिलित हुए? श्रमिक भी सम्मिलित हुए, मानव अधिकारों के कार्यकर्ता यानी मानव अधिकारों का समर्थन करने वाले, मानव अधिकारों के लिए कार्य करने वाले मानव अधिकार कार्यकर्ता कहलाते हैं। तो मानव अधिकार कार्यकर्ता भी सम्मिलित हुए, और सामुदायिक जो नेता यानी समाज के जो नेता थे, समुदाय के जो नेता थे, वो भी जो है आगे आए और उन्होंने जनता को संगठित किया और एक गठबंधन बना। इस प्रकार किन किन का? श्रमिकों का, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का और सामुदायिक नेताओं का एक संगठन बन गया, समूह बन गया। इस संगठन ने जो है आपके क्या किया? शहर में 4 दिन के बंद का आह्वान कर दिया, हड़ताल कर दी, और 4 दिन की कामयाब हड़ताल रही। कामयाब क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि इस हड़ताल के परिणाम स्वरूप सरकार ने हड़ताल करने वाले लोगों से बातचीत करने के लिए तैयार हो गई, सहमत हो गई, और बातचीत का जो आपके प्रस्ताव रख दिया सरकार ने कि सरकार जो है बातचीत करना चाहती है। बातचीत करने के लिए जब सरकार तैयार हो गई तो हड़ताल वापस ले ली गई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला, बातचीत का कोई परिणाम नहीं निकला कि बातचीत हुई और पैसे वापस कम कर दिए गए हो, पानी जो है आपके निजी कंपनी से लेकर के जो है आपके किसको नगर निगम को दे दिया गया हो, पानी का कार्य वापस है। ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। तो थोड़े समय बाद में वापस फरवरी में आंदोलन फिर से शुरू हो गया। जब आंदोलन फिर से शुरू हो गया तो सरकार ने अब की बार क्या किया? आपके बातचीत का रास्ता नहीं अपनाया, दमन का प्रयोग किया, यानी पुलिस बर्बरता का प्रयोग किया, और पुलिस ने आंदोलनकारियों के साथ बर्बरता बरती, अत्याचार किया, लाठियां बरसाई, और इसका परिणाम यह हुआ है कि आंदोलन को दबा दिया गया। लेकिन आंदोलन लंबे समय तक नहीं दबा, जनता फिर संगठित हुई, और अप्रैल में पुनः जनता ने क्या कर दिया गया? आंदोलन किया, हड़ताल कर दी। हड़ताल करते ही सरकार ने जो है मार्शल लॉ लागू कर दिया, यानी सैनिक शासन लागू कर दिया। कहां पर है? कोचबंबा शहर में। बोलिविया की सरकार ने अपने कोचबंबा शहर में मार्शल लागू, सैनिक शासन लागू कर दिया। ऐसी स्थिति में कोई लोग बाहर नहीं निकलते, एक तरह से कर्फ्यू हो गया एक तरह से। लेकिन जनता ने जो है उसकी परवाह नहीं की और जनता आंदोलन के लिए सड़कों पर आ गई। परिणाम ये हुआ कि जनता की जो शक्ति थी उसको दे करके बहुराष्ट्रीय कंपनी के जो कर्मचारी थे वो कोचबंबा शहर को छोड़ करके क्या हो गए? भग गए। कोचबंबा शहर को छोड़ करके भगे गए। तो सरकार को भी विवश होना पड़ा संघर्ष के सामने, जनता की शक्ति के सामने, और सरकार को ये मानने के लिए बाध्य होना पड़ा कि विदेशी कंपनी का जो ठेका है वो रद्द कर दिया जाएगा, और सरकार ने उस ठेके को रद्द कर दिया। पानी का वितरण करने की, जलापूर्ति करने का दायित्व वापस किसको सौंप दिया गया? नगर निगम को दे दिया गया।
और कीमतें भी पहले वाली निर्धारित कर दी गई। कीमतें भी पहले वाली निर्धारित कर दी, जो 4 गुना की कीमतें बढ़ा दी गई थी उनको घटा करके पहले वाली कीमतें वापस जो आपकी क्या कर दी गई, निर्धारित कर दी गई। इस प्रकार जो है आपके ये जो आंदोलन हुआ, इस आंदोलन को जो है आपके बोलविया का जलयुद्ध के नाम से जाना जाता है। बोलविया का जलयुद्ध या बोलविया के जलयुद्ध के नाम से जाना जाता है। तो बेटा वो परीक्षा में आपके पूछा जा सकता है कि बोलविया का जल संघर्ष क्या था, जलयुद्ध क्या था। तो बोलविया के जलयुद्ध को बताइए। तो आपके इसे जो खताएं दी गई है जल संघर्ष की जो हो, चाहे आपके लोकतंत्र की स्थापना के लिए जल संघर्ष की हो, उनमें से आपको संक्षिप्त नहीं करना है कुछ भी, वो आपको लिखना पड़ेगा। आप पूरी पढ़ोगे तभी आपको संक्षिप्त में याद रहेगी। तो यहाँ से आपके बोलविया के जल युद्ध के नाम से किसे जाना जाता है, बोलविया का जल युद्ध क्या था, इसके लिए आपको कहाँ से लिखना पड़ेगा, अपनी बुक में देखा। और बुक में देख करके आपको देखना है कि बोलविया लातीन अमेरिका का एक गरीब देश है, वहां से शुरू करके और अंत में बोलविया के जलयुद्ध के नाम से इसे जाना जाता है, वहां तक की ये पूरी कथा जो मैंने अभी बताई है वो आपको लिखनी है, उसको याद करना है। तो ये प्रश्न हो गया आपके एक, क्या प्रश्न हो गया आपके, क्वेश्चन हो गया आपके, प्रश्न हो गया आपके बोलिविया के जलयुद्ध का उल्लेख कीजिए। उल्लेख कीजिए, वर्णन कीजिए, ये आपको करना है, ये आपको करना है। फिर आपके कि लोकतंत्र और जन संघर्ष, तो देखो आपके इसके बाद में आती है कि लोकतंत्र और जन संघर्षों में क्या संबंध है, या आपने जो बोलविया और नेपाल के जो आपके जन संघर्ष पढ़े, इन जन संघर्षों में क्या समानता है और क्या अंतर है। तो यहाँ पर अगला पॉइंट आता है आपके लोकतंत्र और जन संघर्ष। लोकतंत्र और जन संघर्ष, ये आता है आपके पॉइंट। तो देखो आपके अपन ने दो खताओं के बारे में बात की है, दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग है, लेकिन दोनों में अंतर भी है, समानता भी है। तो देखो आपके लोग नेपाल के जन संघर्ष, नेपाल से लिखो आप नेपाल और बोलिविया के जन संघर्ष में अंतर कीजिए। एक और आ जाएगा आपके नेपाल का जन संघर्ष और दूसरी ओर आ जाएगा आपके बोलिविया का जन संघर्ष। अब देखो इन दोनों में क्या क्या अंतर है। आपके पहला अंतर है, नेपाल में जो जन आंदोलन चला उसका लक्ष्य लोकतंत्र की स्थापना थी। तो पहला लिखोगे आपके कि नेपाल के जन आंदोलन का लक्ष्य नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना करना है। इधर पहला रहेगा नेपाल में जो आपके जो चला आंदोलन चला, उस आंदोलन का लक्ष्य लोकतंत्र की स्थापना करना था, जबकि
बोलिविया के जन संघर्ष में एक निर्वाचित सरकार थी, क्योंकि वहां पर जो है पहले से सरकार बनी हुई थी, निर्वाचित थी। उस निर्वाचित सरकार और लोकतांत्रिक सरकार, निर्वाचित सरकार कैसी थी? लोकतांत्रिक सरकार। उस सरकार को जनता की मांगे मनवाना था, सरकार को जनता की मांगे मानने के लिए बातें करना था। तो देखो आपके बोलिविया के जन संघर्ष का जनसंघर्ष नेतृत्व में लोकतांत्रिक सरकार से जनता की मांगे मनवाना। बोलिविया में जो आंदोलन हुआ, जन संघर्ष हुआ, उसका लक्ष्य क्या था? कि लोकतांत्रिक सरकार, जो वहां की चुनी हुई जनतांत्रिक सरकार थी, निर्वाचित सरकार थी, उस सरकार से जो है अपनी मांगे मनवाना था, है ना। नेपाल में जो चला आंदोलन चला, उस आंदोलन ने यह तय किया कि देश की राजनीति की नींव क्या होगी। तो नेपाल के आंदोलन ने तय किया कि देश, नेपाल के आंदोलन ने क्या तय किया? नेपाल के आंदोलन ने तय किया कि देश की राजनीतिक नींव क्या होगी, देश की राजनीतिक नींव क्या होगी। जबकि बोलिविया का जो आंदोलन है, बोलिविया के आंदोलन ने, जन संघर्ष ने सरकार की एक विशेष नीति के खिलाफ था, है ना। जबकि बोलिविया का संघर्ष सरकार की एक विशेष नीति के खिलाफ था। ये दो अंतर है आपके। क्या अंतर है? कि जो आपके नेपाल का जो जन संघर्ष चला, वो नेपाल के जन आंदोलन का जो जन संघर्ष का या जन आंदोलन का जो लक्ष्य था, वो लक्ष्य क्या था? नेपाल में लोकतांत्रिक शासन की स्थापना करना और तानाशाही या राजतंत्र को समाप्त करना। नेपाल में इस आंदोलन ने यह तय किया कि नेपाल की राजनीतिक नींव क्या होगी। आंदोलन सफल हुआ, अब नींव क्या होगी? राजनीतिक नींव का मतलब आगे की व्यवस्था कैसी होगी, लोकतांत्रिक व्यवस्था कैसी होगी। तो यहाँ पर इसने अपने देश को जो है इस आंदोलन ने क्या कर दिया? एक गणराज्य में बना दिया, लोकतांत्रिक गणराज्य बना दिया। बोलिविया का जो जन संघर्ष था, उस जन संघर्ष में सरकार पहले से बनी हुई थी, लोकतांत्रिक सरकार थी, लेकिन लोकतांत्रिक सरकार की जो नीतियां थी, उन नीतियों के विरुद्ध जनता अपनी मांग मनवाना चाहती थी। कौन सी मांग? कि जल की जो सप्लाई है, जलापूर्ति है, उसका कार्य जो है नगर निगम को दिया जाए। तो ये अपनी मांगे मनवाना चाहते थे, तो मांगे मनवाने से संबंधित था। बोलिविया का संघर्ष जो है सरकार की विशेष नीति क्या थी? कि सरकार ने अपनी नीति में क्या परिवर्तन कर दिया? जो कार्य सरकारी क्षेत्र में था, उसको निजी क्षेत्र में दे दिया, तो उसके खिलाफ था आपके। तो ये दो अंतर थे। हालांकि इन दोनों कथाओं को देखें तो इन दोनों कथाओं में क्या पाई जाती है? आपके समानताएं भी, अंतर होने के साथ साथ में आपकी क्या पाई जाती है? समानता भी पाई जाती है। तो इस आंदोलन में समानताएं क्या है? देखो आपकी नेपाल और बोलिविया के जन संघर्ष या जन आंदोलन में समानता, नेपाल एवं बोलिविया के जन आंदोलन समानता
क्या समानता है देखो आपकी। देखो आपके वैसे देखा जाए तो दोनों ही आंदोलन क्या हुए, सफल रहे। दोनों ही जो संघर्ष थे सफल रहे। बोलिविया में भी जो आपके निजी कंपनी के कर्मचारी भाग गए और वहां पर जो निगम को वापस जो है आपके पानी की सप्लाई का कार्य दे दिया गया। और नेपाल की बात करें तो नेपाल में भी जो आपकी सरकार थी, लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना हुई। इस प्रकार दोनों ही आंदोलन जो आपके क्या हुए, सफल हुए, है ना। और लेकिन इनके प्रभाव देखें तो वो अलग अलग रहे। दोनों के प्रभाव अलग अलग है, जो मैंने बता दिया आपके दोनों के अंतर। इन अंतरों के बावजूद अगर दोनों की कथाओं को देखें तो इन कथाओं में कुछ बातें बहुत ही समान सी थी, जो लोकतंत्र के अतीत और भविष्य के लिए प्रासंगिक है, महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र के भविष्य के लिए, लोकतंत्र के अतीत के लिए, बीते हुए समय के लिए, दोनों के लिए क्या है, ये बातें बहुत ही महत्वपूर्ण थी, प्रासंगिक थी, है ना। ये दो कथाएं कौन सी, बोलिविया की और नेपाल की, ये दोनों कथाएं जो आपके राजनीतिक संघर्ष के दो उदाहरण हैं। जनता के राजनीतिक व्यवस्था में संघर्ष के क्या है, दो उदाहरण हैं। दोनों ही घटनाओं में जनता बड़े पैमाने पर लामबंद हुई। दोनों ही घटनाओं में जनता क्या हुई, आपके बड़े पैमाने पर लामबंद हुई। बड़े पैमाने पर क्या हो गई जनता, लामबंद। लामबंद होने का मतलब संगठित हुई। लामबंद होने का मतलब संगठित हुई। तो पहला तो हो जाएगा कि आपके दोनों ही आंदोलनों में जनता बड़े पैमाने पर लामबंद हुई। लामबंद होने का मतलब होता है संगठित होना, है ना, इकट्ठा होना। तो यहाँ पर दोनों ही जो आपके बड़े पैमाने पर दोनों ही आंदोलनों में जनता क्या हुई, संगठित हुई, बड़े पैमाने पर लामबंद हुई। लाम में मैं पूरा आएगा आपके, लामबंद हुई, है ना। लामबंद होना है संगठित होना। तो दोनों ही जो आपके आंदोलन थे उनमें जनता बड़े पैमाने पर जो आपके इकट्ठी हुई। जन संघर्ष को सार्वजनिक अभिव्यक्ति ने, जन संघर्ष की दूसरी है आपके, दोनों ही जन संघर्ष है। तो जन संघर्षों की सार्वजनिक अभिव्यक्ति ने आंदोलन को कहां तक पहुंचाया, परिणाम तक पहुंचाया। विवाद को परिणाम तक पहुंचाया। सार्वजनिक अभिव्यक्ति ने विवाद को परिणाम तक पहुंचाया। परिणाम क्या, सफलता। यानी दोनों ही आंदोलन क्या हुए, सफल हुए। एक समानता ये है आपके, है ना, दोनों ही बातें जो आपके लोकतंत्र के अतीत और भविष्य के लिए प्रासंगिक है। एक समानता ये लिख सकते हो आपने, दोनों ही संघर्ष लोकतंत्र के अतीत और भविष्य के लिए प्रासंगिक है। प्रासंगिक, प्रासंगिक है, प्रासंगिक, दोनों में से आपके प्रासंगिक है, आपके प्रासंगिक, प्रासंगिक अर्थ वही होता है महत्वपूर्ण। प्रासंगिक से क्यों कराएगा, प्रासंगिक है यानी महत्वपूर्ण है ना। इसके बाद में देखो आपके, इसके साथ साथ ये भी जो है हम देखते हैं कि दोनों ही घटनाओं में राजनीतिक संगठनों की भूमिका निर्णायक रही। चौथा सवाल की समानता क्या है कि दोनों ही घटनाओं में राजनीतिक संगठनों की भूमिका, राजनीतिक संगठनों की भूमिका क्या रही आपके, निर्णायक रही, महत्वपूर्ण रही, निर्णय करने वाले रही।
इस प्रकार ये चार समानताएं हैं नेपोलिया और बोल्विया के जन आंदोलन में। पहली समानता क्या है कि दोनों ही आंदोलन में जनता बड़े पैमाने पर लामबंद हुई, संगठित हुई। दूसरी, जन संघर्षों की जो सार्वजनिक अभिव्यक्ति थी, उस अभिव्यक्ति ने विवाद को परिणाम तक, यानी कि दोनों ही जो आंदोलन थे वो सफल हुए। तीसरी बात है, दोनों ही संघर्ष लोकतंत्र के अतीत और भविष्य की प्रासंगिकता यानी महत्व से संबंधित है। चौथी बात है कि दोनों ही घटनाओं में राजनीतिक संगठनों की महत्वपूर्ण भूमिका रही, निर्णायक भूमिका रही। तो दोनों ही आंदोलनों को जो है राजनीतिक संगठनों ने क्या किया, अपने परिणाम तक पहुंचाने का कार्य किया। इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि दोनों ही घटनाओं की में राजनीतिक जो संगठन है उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही, ये बता दिया मैंने। अगर आपने कक्षा 9 की जो पाठ्य पुस्तक थी अपनी, ये लोकतांत्रिक राजनीति वाला भाग पेस्ट है, इसके जो पहला अध्याय था मैंने आपको पढ़ाया था लोकतंत्र की परिभाषाएं, आपको याद हो तो उसमें भी आपने देखा था कि विभिन्न प्रकार के लोकतांत्रिक जन संघर्ष हुए थे और उनके माध्यम से लोकतंत्र की स्थापना हुई थी, जिसमें से पोलैंड भी था एक, है ना। तो ये जो जन संघर्ष थे, उन जन संघर्षों से हमें पता चलता है कि जो पूरा विश्व है, उस पूरे विश्व में लोकतंत्र का विकास ऐसे ही हुआ है। ऐसे ही कैसे? जन संघर्षों के माध्यम से ही हुआ है। किसी न किसी प्रकार के जन संघर्ष प्रत्येक जो है देश में हुए हैं और उसी से जो है वहां पर लोकतंत्र का विकास हुआ है। तो ये दो उदाहरण है आपके, उन दोनों उदाहरणों से हम कुछ निष्कर्ष निकालते हैं, है ना। दोनों उदाहरणों से क्या निष्कर्ष निकालते हैं, तो यहाँ पर आ जाएंगे आपके नेपाल व एवं बोल्विया के जन आंदोलनों से निष्कर्ष, आंदोलनों के निष्कर्ष, तो आंदोलनों के निष्कर्ष। आपसे प्रश्न पूछेगा कि नेपाल और बोल्विया जन आंदोलन से आप क्या संघर्ष क्या निष्कर्ष निकालते हैं। इनमें से आपके दोनों में से एक से के बारे में पूछा जा सकता है कि बोल्विया के जल युद्ध से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं, या फिर नेपाल के जन आंदोलन है, लोकतांत्रिक आंदोलन है, या लोकतंत्र की स्थापना के लिए जन संघर्ष से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं। तो निष्कर्ष की बात आ जाए तो आपको इसका निष्कर्ष लिखना है। निष्कर्ष का मतलब क्या? सार। हम क्या सार निकालते हैं, हम क्या सीखते हैं, क्या शिक्षा लेते हैं इससे। तो देखो हमें इससे जो निष्कर्ष निकालते हैं वो निष्कर्ष निम्नलिखित आपके। पहला निष्कर्ष में तो आपको लिख लेना है क्रमबद्धता से कि नेपाल एवं बोल्विया के जन आंदोलन से हम निम्नलिखित निष्कर्ष निकाल सकते हैं, या निम्नलिखित निष्कर्ष निकालते हैं। पहला देखो आपके लोकतंत्र का जन संघर्ष के जरिए विकास होता है। पहला क्या निकालते हैं कि लोकतंत्र का जन संघर्ष के जरिए विकास होता है। लोकतंत्र का विकास जन संघर्षों के माध्यम से होता है, जरिए के द्वारा, यानी ये जरिया है जन संघर्ष किसका? लोकतंत्र का विकास करने का। तो लोकतंत्र का विकास जो है आपके किसके माध्यम से होता है? जन संघर्ष के द्वारा होता है। दूसरा, लोकतांत्रिक संघर्ष का समाधान है जनता की व्यापक लामबंदी के जरिए होता है। लोकतांत्रिक जो समस्या है आपके, जो विवाद है, जो संघर्ष है, तो लोकतांत्रिक संघर्ष का समाधान जनता की व्यापक बड़े स्तर पर है, व्यापक लामबंदी यानी संगठित होना, व्यापक लामबंदी से होता है। लामबंदी के जरिए लामबंदी के द्वारा होता है, जरिए होता है, द्वारा होता है। और तीसरा निष्कर्ष क्या निकालते हैं अपने कि ऐसे संघर्ष और लामबंदियों के द्वारा या लामबंदियों के आधार राजनीतिक संगठन होते हैं। तीसरा निष्कर्ष हमें निकालते हैं कि ऐसे जो हमारे संघर्ष और लामबंदियां हैं, ऐसे संघर्ष और लामबंदी, ऐसे संघर्ष और लामबंदी का आधार
राजनीतिक संगठन है। ये 3 निष्कर्ष हम निकालते हैं। कितने निष्कर्ष निकालते हैं? 3 निष्कर्ष हमें निकालते हैं। अब इन 3 निष्कर्षों का व्यापक वर्णन हम अगले कालांश में करेंगे। आज का कालांश कंप्लीट होता है अपना। यहाँ पर देखो आपके इनको तीनों को अलग अलग 3 प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, जो अगले कालांश में हम करेंगे। लोकतंत्र का जन संघर्ष के जरिए विकास होता है, कथन को स्पष्ट कीजिए या आप इसकी व्याख्या कीजिए। तो आपको इसका पूरा वर्णन बताना पड़ेगा, जो इसके बारे में हमें अगला जो आपका कालांश होगा उसमें चर्चा करेंगे। और जो आपके तीनों अलग अलग जो निष्कर्ष है उनका विस्तार से हम अध्ययन करेंगे।